नमस्कार। मैं अपने चैनल बिहार हद तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो काम किया हूं, काम करूंगा, झूठा वादा नहीं करूंगा की मिसाल माने जाने वाले केशव मंगलम इम्पैक्स के संस्थापक अध्यक्ष शाह केसरिया विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी रविंद्र कुमार सिंह जी के बारे में, जिन्होंने चुनाव के पहले ही जनता के बीच उम्मीद की एक किरण जगाई और कुछ करके दिखाया, जिन्होंने रोजगार मेला लगाकर 1100 बेरोजगारों को सम्मिलित करने का काम किया और उनके रोजगार के लिए ये प्रयासरत हैं और उनकी व्यवस्था ये अवश्य करेंगे। ये पहले दावेदार हैं बिहार में जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, जो अभी तक दल से ज़्यादा जनता के टिकट पर अरमान लगाए बैठे हैं। तो आइए मैं आप सभी को रूबरू कराता हूं रविंद्र कुमार सिंह जी नमस्कार। से। आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं पूर्वी चंपारण के एक ऐसे शख्सियत के पास जिन्होंने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की उक्ति को चरितार्थ कर समाज में अपने नाम की ख्याति फैला रहे हैं। इनकी कृतियाँ पूरे क्षेत्र में लोगों के जिह्वा पर है। वैसे शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूँ जिसे आप पूर्व भी देख चुके हैं। पूर्व में भी आप उनकी बातों को सुन चुके हैं। वे हैं पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी श्री रविंद्र कुमार सिंह जी, जिनकी नाम की ख्याति कई विधाओं में है। आईटी सेल हो, समाज सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो, देश सेवा हो या हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हर क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को समर्पित कर अग्रणी भूमिका निभाया है। इनके द्वारा अभी हाल ही में केसरिया विधानसभा के युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों युवा सम्मिलित थे। आज मैं आप दर्शकों के माध्यम से इनसे जानना चाहूँगा कि उस रोजगार मेला में सम्मिलित युवाओं के प्रति इनकी क्या सोच है। इन्होंने केसरिया विधानसभा के युवाओं में क्या क्या कमियां देखी, उन कमियों पर क्या किया जा सकता है, तथा जो लोग सम्मिलित हुए उनके रोजगार की दिशा में इनकी क्या सोच बनी है। तो आइए रूबरू होते हैं रविंद्र कुमार सिंह जी से। सर नमस्कार, हमारे बिहार हद तक चैनल में आपका स्वागत है और दर्शकों को आप रोजगार मेला के संदर्भ में बताएं, उसमें क्या उपलब्धियां हासिल हुई, उसमें आपको क्या समस्याएं आई और यहाँ के युवाओं के प्रति आपकी क्या सोच है। यहाँ के युवा वर्ग कैसे डेवलप किया जा सकता है, उनके स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, इस पर सरकार की क्या दिशा दशा है, इस संदर्भ में भी हम आपसे बात करेंगे। सर्वप्रथम रोजगार मेला के संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा रूबरू होने के लिए। मैंने कुछ ज़िंदगी में कुछ पहलुओं पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे बहुत ध्यान दिया है और लगभग 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए मुझे एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हुए। मैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक को मैंने तीसरी बार पढ़ा। तीसरी बार जब पढ़ा तो मुझे कुछ बातें ये समझ में आई
जिसके ऊपर 10-11 साल पहले मैंने कुछ निर्धारित किया कि जीवन का और जीने का कुछ मूल प्रिंसिपल होना चाहिए, मूल आधार होना चाहिए। तो मैंने जब इस बात पे सोचा तो मुझे लगा कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो गांधी जी ने लिखी है एक पुस्तक, तो ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट्स सार्थक नहीं हो सकता जब तक उन्होंने झूठ के साथ प्रयोग नहीं किया हो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक आध्यात्मिक विषय नहीं है कि उन्होंने सत्य को चुना। मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही एक साइंटिफिक और एक बहुत प्रयोगात्मक विचार है, प्रिंसिपल है, जिसको गांधी जी लेके चले। क्योंकि झूठ के साथ जब उन्होंने प्रयोग किए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि झूठ कुछ दूर तक चल के सामने आता है और उसमें पराजय निश्चित होती है। इसलिए उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग करके सत्य को चुना। उसी तरह से मैंने ज़िंदगी को जब देखा एक तरह से, तो मुझे लगा, जो एक्सपीरियंस मेरा रहा था इसके पहले का, तो मुझे लगा कि अगर आदमी मन, वचन और कर्म से एक रहे तो बहुत सारी दुविधाओं से आदमी बचता है। बहुत लाइफ जो है वो बड़ी सिंपल हो जाती है, बहुत सीधी हो जाती है और हमको कुछ सोचने और समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो फैक्ट होता है, जो सही होता है, उसको लेके अगर आदमी चले, तो इस हिसाब से मैंने अपने 10 से 11 साल से ये प्रिंसिपल बनाया है, आधार बनाया है अपनी ज़िंदगी का, कि जो मैं सोचूं वही बोलूं और जो बोलूं वही करने की भगवान मुझे प्रेरणा दे और क्षमता दे और उसको जितना हो सके मैं करूं। ऐसा मेरा मानना है और इसी विचार से मैंने जो सोचा रोजगार मेला के बारे में वही किया और वही क्रिया और वही करूंगा। बेसिकली वही बोला भी मैंने और वही किया। क्या धारणा थी आपकी इस सुदूर बस्ती में आपने रोजगार सृजन हेतु? न कि जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया, न ही आप किसी उच्च पद पर पूर्ण से स्थापित हैं, तो इतनी बड़ी जागृति आप में किस प्रकार है? क्या कारण हुआ इतनी बड़ी सोच का? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसा मैंने बोला कि मन, वचन और कर्म में एक रूपता रखनी चाहिए, इसी तरह से मैंने ये सोचा कि जब मेरा अपना जो मेरी अपनी बच्चों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैंने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जब निभा लिया, तो मुझे लगा कि मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं समय काटूं बैठ के और आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं एक बड़ा टारगेट ले लूं, और बड़ा, जैसे अपने भाइयों को सेटल करने के बाद, अपने बच्चों को सेटल करने के बाद मुझे लगा कि अब एक और बड़ा टारगेट लिया जाए। और बड़े टारगेट में सबसे छोटा टारगेट जो है वो है मेरे अपने केसरिया विधानसभा का क्षेत्र। तो ये बच्चों को जिस तरह से मैंने सेटल किया, अपने परिवार को जिस तरह से सेटल किया, उसी तरह से, उसी भावना से मैंने सोचा कि मैं अपने केसरिया विधानसभा को, क्षेत्र को सेटल करूं, अच्छा इसका रूप दूं, जिससे कि एक सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे प्रवेश हो और अच्छे से अच्छे कार्यों में हमारे नौजवान लगे। इस हिसाब से मैंने ये कार्यक्रम। क्या राजनीति का अर्थ मानव सेवा ही है? जी, राजनीति का अर्थ, राजनीति भी है, देश का उत्थान भी है। जिस जगह से आप हैं उस जगह का उत्थान है। उसमें जो भी प्रयोगात्मक तरीके से जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, उन सब चीज़ों को एड्रेस करना, उन सब चीज़ों को आगे लाना, उस सफल करना ही राजनीति का उद्देश्य है। डेफिनेटली उसमें सामाजिक जागरूकता और सामाजिक आगे बढ़ने की क्षमता समाज को देने की बहुत आवश्यकता है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है मेरे हिसाब से जिसमें आपको अपना दायरा बढ़ जाता है काम करने का, आपको सामाजिक लोगों को आगे बढ़ाने का आपका अपना दायरा बढ़ जाता है।
और आप ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों काम करने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं राजनीति से। लगभग कितने युवा रोजगार मेला में सम्मिलित हुए और उनमें आप क्या क्या कमी देखे, अपने अनुभव के आधार पर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि केसरिया विधानसभा के युवाओं में क्या क्या कमियां आपको मिली, उनका कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है और जिससे वे अपने रोजगार की तरफ आगे बढ़ सकें। जी, लगभग 1200 युवाओं ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि 1200 युवाओं को एक तरह से रेगुलेट करना इतना आसान नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमने ये काम किया और 1200 युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराया। जैसा कि आपको पता है कि 4 स्तंभों में हमने अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराए। वो 4 स्तंभ हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए थे और उन 4 स्तंभों पे हम एक एक स्तंभ करके उसका हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, फर्दर इंटरव्यू, और हम लोग एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से स्किल्स जो हैं वो किस क्षेत्र में कौन कौन से लोगों के पास अवेलेबल है और रोज़गार सृजन हम किस चीज़ का करें यहाँ पे। क्योंकि ये समझने की बात है कि हमें अपने कंपनी के लिए या अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे रोज़गार सृजन नहीं करना है, हमें रोज़गार सृजन करने के लिए रोज़गार करना है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। कंपनी की आवश्यकता नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग पहले स्किल देख लें कि किस तरह के लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, उस तरह से हम लोग रोज़गार सृजन करेंगे। बाहर से कोई यहाँ पे काम करने आने वाला नहीं है, इसलिए जो अवेलेबल है उसके हिसाब से हम रोज़गार सृजन करेंगे। तो पहला हमारा यही कर्तव्य था कि रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कल और आज हमने आईटी विभाग के इंटरव्यू सारे ले लिए। जितने लोग आए हुए थे, 157 लोगों ने अप्लाई किया था। 157 के लगभग सारे लड़कों का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है। दिल्ली से आए थे लोग इंटरव्यू लेने के लिए, उन लोगों ने ले लिया है और समझ लिया है कि क्या क्या किया जा सकता है इनके लिए व्यापक रूप से। हमें आशा थी कि कुछ हमें हाई स्किल लोग मिलेंगे यहाँ पे, जिनको कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें, डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ कर सकें, SEO, PPC जो भी होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फॉर्मूले, उस सब में यूज़ कर सकें। लेकिन ऐसे लोग मुझे मिले नहीं उतने। फिर भी चूँकि एक सेटअप तैयार करना था रोज़गार के स्किल के हिसाब से, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हमने रोज़गार हमको लोग नहीं मिले। चूँकि ऑब्जेक्टिव ही दूसरा है, ऑब्जेक्टिव लोगों को रोज़गार देना है, इसलिए हमारा ये कहना उचित नहीं होगा कि लोग अवेलेबल नहीं हैं हमारे लिए। ये एक आई वॉश हो जाएगा, ये एक बनाने वाली बात हो जाएगी। इसलिए हम लोग अब जो अवेलेबल हैं लोग, जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं, उनके हिसाब से दोबारा रोज़गार सृजन की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने इंश्योरेंस और डाटा एंट्री वगैरह के कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स तैयार कर रहे हैं, जिससे कि इन लोगों जो अवेलेबल हैं उसमें से कम 40% 50% लोगों को हम लोग प्लेस कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने एक काम और करना है, जो हम लोगों ने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि जो अप टू द मार्क नहीं है, जो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम अब दोबारा से सोच रहे हैं एम्प्लॉयमेंट देने का, उस लेवल तक उनको बनाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और उनको हम लोग ट्रेनिंग पहले दे के फिर हम लोग उन लोगों को रोज़गार देने की योजना बना रहे हैं। ये IT सेक्टर की बात कर रहे हैं। इन्हें कुशल बनाने के लिए, उसे योग्य बनाने के लिए किसी संस्थान की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे ये अपनी योग्यता को हासिल कर सकें। उसके लिए आपकी क्या सोच है? क्या सरकार से आपकी कोई मांग होगी या आप अपने स्तर से इनको योग्य बनाने के लिए कोई कदम उठाएंगे? जी, सरकार से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है इस मामले में, और मांग भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा इसमें लग जाएगा मांग को करने में।
इसलिए इसका अरेंजमेंट मैं स्किल डेवलपमेंट का या अप टू डेट करने का लोगों का अरेंजमेंट मैं खुद कर रहा हूँ। और दिल्ली से जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग यहाँ पे आके इन लोगों को एक लेवल पे ले जाएंगे जहाँ से इनको हम लोग खुद एम्प्लॉय करेंगे। इन लोगों को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे अपनी कंपनियों में। आपकी इस कार्य प्रणाली यानी रोजगार मेला को क्षेत्र में राजनीति से लोग आंक रहे हैं कि आपको केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़ना है, इसलिए आप विभिन्न तरह के ऐसे स्टंट रच रहे हैं। इस संदर्भ में दो शब्द। जी, ये आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ऐसा ही होता आया है। और अगर लोग ऐसा समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं समझ रहे हैं क्योंकि समझ ही उनकी इस तरह से है। मैं इस सब चीज़ों के लिए लगभग 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। आज जो स्थिति बनी है उस स्थिति के लिए पिछले 1.5 साल से काम हो रहा है और 1.5 साल के बाद आज ये पोजीशन है कि मैं ये पूरा डिसीज़न ले पाया हूँ कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। जो कि राजनीति हो या नहीं हो उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे चूँकि ये काम करना है और मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं अब समाज को सेटल करने के हिसाब से आया हूँ, तो राजनीति से मेरा सिर्फ एक उम्मीद है कि मेरे काम करने का जो दायरा है वो बढ़ेगा। दूसरी मुझे राजनीति से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि अगर मैं अकेले जीतता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना दायरा बढ़ा सकता हूँ। क्या राजनीति आपका शौक है या पेशा या समाज सेवा? किस नज़र से राजनीति को देख रहे हैं? वर्तमान की जो राजनीति है इस पर दो शब्द। देखिए, वर्तमान राजनीति में जैसा मैंने बोला कि मन, कर्म और वचन एक होने का प्रिंसिपल मेरा है, लेकिन वर्तमान राजनीति ठीक उल्टी है। जो आप सोचते हैं वो आप बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो आप करते नहीं हैं। तो बिल्कुल विपरीत मेरी सोच है, बिल्कुल एकदम अपोजिट सोच है। तो इस दशा में मैं किस तरह से इस राजनीति को कर पाऊँगा, ये सच्चाई जो है वो जैसे जैसे लोगों के सामने आएगी। लोग भ्रमित हैं। लोगों को भ्रम से निकालने वाली जो कोशिश है वो तभी हो सकती है जब सच्चाई से आप ईमानदारी से आप अपना काम करेंगे, तो लोग जो इस चीज़ के सामने आएंगे और देखेंगे तो जुड़ेंगे, अवश्य जुड़ेंगे। ये मेरी पूरी अपनी परिकल्पना नहीं है, ये सच्चाई है कि जो लोग मेरे से देखेंगे कामों को वो लोग मेरे से ज़रूर जुड़ेंगे। और ऐसा हो भी रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे बिना प्रयास किए ही मेरे साथ बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं और जुड़ के उनको कुछ मिल रहा है, उन लोगों को कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उन लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट का उम्मीद नज़र आ रहा है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे विपरीत दिशा में राजनीति करते हुए भी। केसरिया विधानसभा के युवा के लिए आपने सोचा और भी 4 स्तंभ आप बना करके रखे हुए हैं यहाँ रोजगार के लिए। केसरिया की जनता अगर आपको मौका देती है तो आप क्या ड्रीम रखे हुए हैं? इस केसरिया को कैसे बनाने की आपकी सपना है? उस संदर्भ में मैं 2 शब्द दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, मूल रूप से केसरिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इससे कई ज़िले जो हैं वो जुड़े हुए हैं कई डायरेक्शंस में। तो केसरिया एक बहुत ही अच्छा औद्योगिक क्षेत्र बन सकता है जिसमें कि कुटीर उद्योग छोटे छोटे जो हैं वो बहुत सारे लगाए जा सकते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक कारण इसका स्ट्रेटजिक ज्योग्राफी, जो इसका भूगोल है वो बहुत ही सुंदर है और कई कनेक्शंस के हिसाब से इसमें ई कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है बहुत व्यापक रूप से हो सकती है। स्पेशली ये 70 घाट का जो नया पुल बना है इससे और कनेक्शन जो है वो नज़दीक हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि केसरिया की जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ भूमि है और ये गंडक नदी से सिंचित है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये कृषि से आधारित उद्योगों को अगर हम केसरिया क्षेत्र में लगाएं तो ये अभूतपूर्व यहाँ से विकास की संभावना नज़र आती है। स्पेशली
जो प्रोडक्ट क्वालिटी होंगे, जो प्रोडक्शन होगा, उसकी जो क्वालिटी है, अगर हम उर्वरक जो मॉडर्न उर्वरक है उसको नहीं यूज़ करके ऑर्गेनिक खेती अगर हम यहाँ करें, तो जो सिंचित पानी है गंडक का, वो अपने आप में इस प्रोडक्ट्स को इतना महत्वपूर्ण बना देगा जिसकी की कीमत लगानी मुश्किल हो जाएगी लोगों को। ऐसा मेरा अंदर से मानना है और ऐसा ही होना चाहिए। केसरिया एक बहुत ही पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहा है और यहाँ के लोग भी काफ़ी परिश्रमी रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में सभी राजनीतिज्ञों की एक निगाह केसरिया विधानसभा पर अटकी रहती है। पूर्व में केसरिया लोकसभा में हुआ करता था, जहाँ से पूरे चंपारण की राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में केसरिया विधानसभा पर सबकी राजनीतिक की निगाह टिकी रहती है। तो क्या आपको लगता है कि आप खुद को केसरिया के इस राजनीतिज्ञों के बीच और केसरिया के इन छले जाने वाले जनता के बीच आप अपने आप को ढाल पाएंगे, और क्या जनता आपको यहाँ उस दृष्टिकोण से सपोर्ट कर पाएगी? इस संदर्भ में दोस्तों जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि जो राजनीति है यहाँ पे वो कुछ दूसरे ढंग की है, और लोगों को जो कन्वेंशनल राजनीति है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं खास करके, वो मेरे ऊपर हंस भी रहे हैं कि राजनीति ऐसे करोगे क्या, बिना पार्टी के टिकट के आप राजनीति कर सकते हो क्या, ये बेवकूफ़ी मत करो, ऐसे राजनीति नहीं होगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ उनको कि आप मुझे एक राजनीतिक पार्टी दिखा दीजिए जो कि समाज को जोड़ने का काम कर रही है। मैं कहता हूँ, मैं एक पार्टी का नाम लेता हूँ तो दो जातियाँ उससे जुड़ जाती हैं कि इस पार्टी का मतलब ये दो जाति, एक दूसरी पार्टी का नाम लेता हूँ तो इसका मतलब ये तीन जाति। हर पार्टी जो है वो समाज को बांटने का काम कर रही है। इस अवस्था में, इस पोजीशन में मैं जब समाज को जोड़ना चाहता हूँ तो मैं किस पार्टी का टिकट लूँ? तो ये कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग इसको मेरी मजबूरी समझ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब प्रिंसिपली मैंने ये माना हुआ है कि जो मैं सोचूंगा वही बोलूँगा, जो बोलूँगा वही करूँगा, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे समाज को जोड़ना है तो मैं किस पार्टी का टिकट लूँ? क्या आप जनता को टिकट का मालिक समझते हैं और उन्हीं के इशारे पर आप इतना सारा कार्य कर रहे हैं? अवश्य, मैं वोट का अधिकार अगर जनता के पास है, एक वोट की एक आदमी की कीमत एक वोट है, तो फिर उसको वही मालिक है ना। अब ये समझने की बात है कि मालिक को ही अपने अधिकार का पता नहीं है। मालिक ही अपने अधिकार को अगर छोटे छोटे लालच में आके अगर अपने महान अधिकार को वेस्ट कर रहा है, इधर उधर फेंक रहा है, तो जनता की गलती तो है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन जनता को ये जब समझ में आ जाएगी बात, तब मुझे नहीं लगता कि जनता भी इतनी मतलब नासमझ है कि वो गलत काम करेगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों बाद उन लोगों को ये बात समझ में आएगी कि जो आदमी सच्चा है, जो आदमी सही तरीके से काम करना चाहता है, जो व्यापक रूप से बदलाव करना चाहता है, वो उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे लोग। क्वेश्चन ये है कि इतनी घटिया राजनीति में, इतने भ्रष्टाचार की राजनीति में, जब हमारा पीठ जो है पहले से ही दीवार के अगेंस्ट में हो, उस स्थिति में हम लोग क्या करें? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो किसी न किसी को ये शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने ये सोचा है कि ये शुरुआत मैं ही क्यों नहीं करूं। आप जनता के दिल में ज़्यादा विश्वास रखते हैं दलों से, यही आसार आपसे मिल रहा है। क्या यह सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। मैं ये समझता भी हूँ कि जनता ही मालिक है बेसिकली, और जनता के ही हाथ में सब कुछ है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ठीक उसी उक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं
रविंद्र कुमार सिंह जी, जो केसरिया विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी हैं। हालांकि न तो ये किसी पद पर हैं सरकारी तौर पे, और न ही जनता ने इन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ही दी हुई है, लेकिन केसरिया का बेटा होने के कारण, पूर्वी चंपारण का लाल होने के कारण इन्होंने जो सोचा है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं एस के कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार।